अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पास्ट पेपर्स के। स्टैट्स चैप्टर का नाम है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वन डे अ फार्मर कलेक्टेड 300 एग्स फ्रॉम हिज चिकन्स। द टेबल बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ द एग्स। ठीक है। तो ये आपके पास टेबल है, ये मास है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। क्या बोल रहा है पार्ट वन में? एन एग इज चोजन एट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द मास ऑफ दिस एग इज नॉट ग्रेटर देन 48 ग्राम्स। तो मतलब क्या बोल रहा है? बेसिकली ये बोल रहा है कि मास ऑफ द एग शुड बी 48 ग्राम्स या लेस देन 48 ग्राम्स। मतलब ये बोल रहा है द मास ऑफ एग शुड बी लेस देन इक्वल टू 48 ग्राम्स। तो अब मुझे बताओ इस टेबल से देखकर कि कौन सा सेट ऑफ डेटा है जिसमें 48 से ग्राम से कम मास है। तो वो हमारे पास ये है और ये है। ठीक है। तो इसको हम काउंट कर लेंगे। तो 60, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 60 + 40 क्या होता है? 100 अपॉन द टोटल एग्स। तो ये हो गया 1/3। ठीक है। तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एन एग इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द 300 एग्स। ठीक है। another egg is chosen at random from those that remain। अब देखो यार, इसके लिए आपको यू शुड नो दिस लॉजिक कि अगर आपके पास लेट से एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास कुछ 300 एग्स हैं। ठीक है। और अगर मैं इस कंटेनर से एक एग निकाल लूं, तो हमारे पास बकिया कितने एग्स बचेंगे? बकाया कितने बचेंगे एग्स? ऑब्वियसली 299 एग्स, है ना? तो यू शुड नो दिस लॉजिक। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है वो ये बात कर रहा है कि अगर उसने एक एक एग चूज चूज किया है एट रैंडम फ्रॉम द 300 एग्स, सही है, और उसके बाद उसने एक और एग निकाला फ्रॉम दोज दैट रिमेन। तो मतलब एक और एग उसने निकाला आउट ऑफ 299 एग्स, है ना? अब क्या बोला है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द मास ऑफ वन एग इज एट मोस्ट 46 ग्राम्स। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी? एट मोस्ट की बात कर रहा है, मतलब ये क्लास लेंगे। ठीक है। क्योंकि इसके बाद तो 46 से बड़े की बात हो रही है। सही है। तो ये हो जाएगा एट मोस्ट 46 ग्राम, मतलब क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 60/300। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है वो? फिर कह रहा है एंड। देखो, ये एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सही है। एंड द मास ऑफ द अदर इज मोर देन 58 ग्राम्स, मतलब 24 अपॉन क्या होगा? 299। क्योंकि एक एग हम निकाल चुके हैं। सही है। इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 299 आ रहा है। सही है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। क्या आंसर आएगा? 60/300 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ रहा है आपका 24/1495। 24/1495 ये आपका आंसर है फॉर दिस पार्ट टू। अच्छा, इसमें एक पॉइंट में मिस कर दिया हमने। इस क्वेश्चन में पार्ट टू में इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि क्या पता कि जो वो क्या बोल रहा है बेसिकली क्वेश्चन में? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट मास ऑफ वन एग। तो हमने दो एग्स चूज किए ना। ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक एग का मास एट मोस्ट 46 ग्राम है, और जो अदर एग है उसका उसका मास क्या है? मोर देन 58 ग्राम्स। तो क्या पता जो ये मोर देन 58 वाला एग है, ये पहले उठा ले वो। सही है। तो ये हमने कब निकाला है? ये हमने क्या निकाला है कि अगर वो पहले उठाता है 46 ये वाली कंडीशन वाला एग, और उसके बाद एंड उठाता है ये वाला एग। सही है। तो इसके अलावा एक और क्या निकल रही है प्रोबेबिलिटी? और तो ये हो जाएगा और पहले उठाता है मोर देन 58 ग्राम्स वाला एग, मतलब 24/300।
एंड फिर उठाता है 46 ग्राम्स वाला एटमोस्ट एग। सही है, तो ये हो रहेगा 60/299। तो ये दो इसकी कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है। अगर आपने चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा थोरली थ्रू माय वीडियोस, तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल लो। तो ये क्या हो गया, 60/300 इंटू 24/299, और 24/300 इंटू 60/299। तो आंसर क्या आ रहा है, 48/1495। 48/1495, ये आपका फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन मास ऑफ एन एग। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है, ठीक है, फ्रॉम दिस डेटा। तो किस तरह निकालेंगे भाई, उसके लिए ना आपको पहले ये जो है ना, ये जो एक्स की वैल्यूज है, बेसिकली एम की वैल्यूज हैं, और ये एफ है। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा मिड वैल्यू एम। सही है, मतलब आपको एक अलग से ना टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करोगे, आप एम की मिडल वैल्यूज को फाइंड करोगे। और किस तरह फाइंड करते हैं वो, कि आप उस रेंज के लोअर लोअर सबसेट को, मतलब लोअर वैल्यू को और अपर वैल्यू को का एवरेज ले लोगे। तो अगर लेट से मुझे इस सेट का फाइंड करना है मिड वैल्यू एम, किस तरह करूंगा, 42 + 46/2। तो क्या आ रहा है, 44। इसका फाइंड करते हैं मिड वैल्यू, 46 + 48 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ रहा है, 47। सही है, अब इसका कर लेते हैं, 48 + 50, 98 डिवाइड बाय 2, 49। ठीक है, 50 + 54 डिवाइड बाय 2, 52 आ गया इसका। और 54 + 58 डिवाइड बाय 2, 56। और इसका क्या आ गया, 58 + 66 डिवाइड बाय 2, 62 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, सारी मिड वैल्यू एम। सही है, अब आप क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास ये ग्रुप डेटा है, तो आप मीन फाइंड करने के लिए अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला, x⁻ = सम ऑफ f × x अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं मीन। तो क्या करोगे आप, 44 × 60 प्लस 47 × 40 प्लस 49 × 48, 52 × 72। ठीक है, प्लस 56 × 56 प्लस 62 × 24 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या आ रही है, दी भी हमें बल्कि 300। सही है, तो निकाल लो मीन, 44 × 60 प्लस 47 × 40 प्लस 49 × 48 प्लस 52 × 72 प्लस 56 × 56 प्लस 62 × 24 अपॉन 300। तो आंसर क्या आ रहा है, 254/5, यानी 50.8 इज द आंसर। ठीक है, 50.8 ग्राम्स आपका मीन है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये कंप्लीट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो
कर लेते हैं वही कंप्लीट। तो ये क्या बोल रहा है, एम इज लेस देन इक्वल टू 42, जीरो है, ठीक है। लेस देन 46 क्या है, 60। लेस देन 48 क्या है, लेस देन 48 मतलब आपको 40 ऐड करना है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि आप हर पिछली फ्रीक्वेंसी को आप अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते रहो। तो 60 + 40 क्या हो गया, 100 हो गया। और एम इज लेस देन 50, तो मतलब इस पूरे में आप 48 को भी ऐड कर लो। मतलब 100 में 48 को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, 148। और अगर बात करें एम इज लेस देन इक्वल टू 54 की, तो अब आप ऐड कर लो 72। तो 148 में अगर आप 72 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 220, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू 58, सही है। तो अब ऐड कर लो 56। 220 + 56 क्या आ रहा है, 276, ठीक है। और ये तो हमें दिया हुआ है, सही है, 300। आप खुद चेक भी कर लो, अगर मैं 276 में 24 ऐड करूँ तो क्या आंसर आएगा, 300, ठीक है। तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, सही है। अब इसको आप प्लॉट कर दो। क्या बोल रहे हैं, ऑन द ग्रिड ड्रॉ स्मूथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। तो अब इसको प्लॉट करना है आपको, ठीक है, ऑन द ग्रिड, सही है। सही है, तो अब इसको प्लॉट कर दो आप। किस तरह प्लॉट करोगे कि ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा प्लॉट वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो वाई एक्सिस होती है हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस होती है, होगा मास, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास, पहला पॉइंट 42,0। सेकंड आएगा 46,60। थर्ड होगा 48,100। फोर्थ होगा 50,148। और फिफ्थ होगा फिर 54,220। 58,276। और 66,300, ठीक है। इनको प्लॉट करते हैं हम। तो 42,0 पहले तो, 42,0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 42 आ रहा है, 40.5, 41, 41.5, 42, यहाँ पे आ रहा है 42,0। ये आपका पहला पॉइंट आ गया, सही है। फिर कौन सा पॉइंट है, 46,60। इसको मार्क कर लेते हैं, 46,60। 45.5, 46, यहाँ पे है 46,60। तो ये हो गया, ये हो गया 55,60, यहाँ पे आ रहा है सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, 48,100। 48,100। 47, 48। 48 यहाँ पे आ रहा है, 48,100, सही है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, 50,148। 50,148। 125, 130, 135, 40, 45, 48 कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर क्या सीन है, फिर है 54,220। 50, सॉरी, 54,220। 54, 51, 52, 53, 54। 54 यहाँ पे आ गया, कॉमा 220। 220 आ रहा है,
205, 210, 215, 220। यहाँ पे मार्क कर लिया आपने इसको। फिर कौन सा पॉइंट है? 58, 276। 58, 276। तो 58, 56, 7, 58, 56, 57, 58, 57, 58। यहाँ पे आ गया 58, 276। 276 आ रहा है। 276 आ रहा है कुछ। 275 कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ मार्क हो जाएगा। ठीक है। फिर कौन सा पॉइंट है? आखिरी पॉइंट है 66, 300। 66, 65, 66, 300। ठीक है। तो इस तरह आपने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब इनको आप ज्वाइन कर दो फ्री हैंड से। तो ये आपका बन गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सही है। अब क्या बोल रहा है? यूज योर ग्राफ टू फाइंड द मीडियन मास। अब मीडियन मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या होता है मीडियन का? 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है वो होता है आपका मीडियन। तो उसके लिए हमें पहले 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 300 ना। तो इसका 50% क्या होगा? 50/100 इंटू 300 क्या होगा? 150। सही है। तो अब इस 150 पर जो हमारी करस्पॉन्डिंग मास की वैल्यू होगी ना, वो हमारा होगा मीडियन। चेक कर लेते हैं। और वो आ रही है 50.5। 50.5 आ रही है मीडियन की वैल्यू। सही है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं पार्ट 2 में? यूज योर ग्राफ टू फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब इंटरक्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है? 75% ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है उसकी करस्पॉन्डिंग मास की वैल्यू। और लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? 25% ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू पे करस्पॉन्डिंग मास की वैल्यू। ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं अपर क्वार्टाइल, जो कि है 75% ऑफ 300। तो 75% ऑफ 300 क्या होगा? 75/100 इंटू 300। 225। 225 मतलब ये वैल्यू। ठीक है। तो इस पे करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है मास की? देख लेते हैं। तो ये आ रही है हमारे पास 50, 54.5। 54.5 आ रही है। तो अपर क्वार्टाइल क्या आ गया? 54.5। ठीक है। अब निकालते हैं लोअर क्वार्टाइल, जो कि है हमारे पास 25% ऑफ 300 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। 25/100 इंटू 375।
तो 75 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या आ रही है करस्पॉन्डिंग वैल्यू, देख लेते हैं। तो इस पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 47। तो लोअर क्वार्टाइल क्या हो गया, 47। ठीक है, तो अब इंटर क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको अपर क्वार्टाइल यानी 54.5 को माइनस करना पड़ेगा विथ लोअर क्वार्टाइल यानी 47। तो 54.5 माइनस 47, आंसर आ रहा है 7.5, जो कि हमारा क्या है, इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, फाइनल फॉर द इंटर क्वार्टाइल। आई होप क्लियर है। तो एक अच्छा सवाल था स्टैट्स का, जिसमें प्रोबेबिलिटी मिक्स हो रही थी। ठीक है, पार्ट, शुरू के पार्ट्स में। ठीक है, और मीन भी चेक हो गया, मीन का किस तरह निकालते हैं। ठीक है, और हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी ड्रॉ करना सीख लिया। सही है, आई होप क्लियर है।